हिंदी की पिछली क्लास में हमने खड़ी बोली हिंदी के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज की भूमिका, उसका विकास किन परिस्थितियों में, इसको हमने देखा। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, औहट, पुरानी हिंदी, उसके बाद ब्रजभाषा अवधि, उसके बाद खड़ी बोली के इस क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको हिंदी साहित्य की, एनवायरनमेंट की, हिस्ट्री की और करंट अफेयर्स की क्लास रेगुलर नियमित वीडियो मिलती रहेगी, जिससे आप अपनी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। शुरू करते हैं। खड़ी बोली के इस क्लास में खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या भूमिका रही है। तो हम जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र पुनर्जागरण के या नवजागरण, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे और ये संक्रमण फेज में ऐसे समय में हुए हैं जब ब्रजभाषा को छोड़कर खड़ी बोली का शुभारंभ हो रहा था। ब्रजभाषा और खड़ी बोली के संक्रमण बिंदु पर हैं, मध्यकाल और आधुनिक हिंदी साहित्य के संक्रमण बिंदु पर हैं। इस तरह से ये संक्रमण बिंदु पर होने के कारण एक ऐसी इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि इस संक्रमण को, इस प्रसव पीड़ा को आसानी से आसान बनाते और हिंदी साहित्य के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। और भारतेंदु हरिश्चंद्र एक ऐसे साहित्यकार हुए जो कम समय प्राप्त होने के बावजूद, भारतेंदु हरिश्चंद्र का हम जानते हैं जन्म जो हुआ था 1850 में, उनकी मृत्यु 1885 में हो गई, यानी 35 साल ही जीवित रहे। इन अल्प समय में ही उन्होंने हिंदी साहित्य को या खड़ी बोली को, हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया। उन्होंने सभी विधाओं का शिलान्यास किया। नाटक लिखे, कहानी लिखे, निबंध लिखे, उपन्यास लिखे। इन सब में सारी विधाओं को उस बीज या नींव कह सकते हैं, इन्होंने यहाँ से तैयार की और जिसको आगे आने वाले साहित्यकारों ने आगे बढ़ाया। इसी तरह से खड़ी बोली के एक जो भाषा प्रचलन में आ रही थी, जिसको भविष्य में एक बृहद वैश्विक रूप लेना था, उस भाषा को इन्होंने पहचाना और एक समन्वित प्रयास के द्वारा, एक समन्वित रूप के द्वारा इन्होंने इसे आगे बढ़ाया। और कहने में गर्व होता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान की वजह से ही हिंदी साहित्य में आगे रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि ने खड़ी बोली हिंदी साहित्य को एक ऊंचाई प्रदान की और बाद में छायावादी साहित्यकारों ने इसे वो सरसता प्रदान की जो पहले श्रृंगारिकता और वात्सल्य से भरपूर ब्रजभाषा में थी। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र का इसमें इन्होंने क्या क्या किया, इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने जो रचनाएं की, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो रचनाएं की, इसमें सबसे प्रमुख रूप से नाटक हैं। नाटकों में कुछ अनुदित हैं, कुछ इनके मौलिक नाटक हैं। मौलिक नाटकों में और अनुदित नाटकों में सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, प्रेम युगनी, विशस्य विषमौषधम, वैद्य की हिंसा हिंसा ना भवति, अंधेर नगरी आदि बहुत से नाटक इन्होंने लिखे। और इन नाटकों में इन्होंने जो संवाद के अनुसार भाषा का प्रयोग पात्र के अनुसार इन्होंने निर्धारित किया और वो भाषा खड़ी बोली थी। हाँ, इसमें जो इन्होंने पद्य के लिए जो भाषा यूज किया वो भाषा ब्रजभाषा थी। पद्य के भाषा इनकी ब्रजभाषा थी। इसी तरह से जब इसके अलावा इन्होंने जो हिंदी खड़ी बोली के लिए जो एक मील का पत्थर साबित हुई, इनकी जो पत्रिकाएं थीं, उसमें हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और तत्वबोधिनी पत्रिका, इसमें इन्होंने निबंध लिखे और इन निबंधों की भाषा एक व्यवस्थित खड़ी बोली का उपयोग इन्होंने किया। क्योंकि उस समय जो बोली थी, हमने पिछले क्लास में बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अधिकारी थे, इसको जॉन गिलक्रिस्ट थे जो फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रोफेसर थे, प्राचार्य थे, उन्होंने इसे हिंदुस्तानी भाषा कहा था। क्योंकि इसमें संस्कृत के सभी शब्द थे, तद्भव थे, तत्सम थे। इसके अलावा संस्कृत के शब्द के अलावा अरबी फारसी के शब्द, अंग्रेजी के शब्द, सब घाल मेल हो गया था इसमें। उस घाल मेल वाली भाषा को एक समन्वित, एक ऐसा रूप प्रदान करने का, एक मानक रूप प्रदान करने की तरफ जो अग्रसर होने का कार्य किया वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। और उसमें खड़ी बोली को एक मानक रूप की तरफ अग्रसर होने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इनके निबंधों ने निभाई। क्योंकि इनके निबंध शुद्ध खड़ी बोली में लिखे गए। ये समय समय पर हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित होती रहते थे।
जबकि नाटकों में पात्र के अनुकूल उन्हें भाषा का चयन किया। उसमें संस्कृत निष्ठ भाषा भी थी, अरबी फारसी युक्त भाषा भी थी, अंग्रेजी युक्त भाषा थी, और इसके अलावा मिश्रित भाषा का भी उन्होंने प्रयोग किया, ब्रज भाषा का प्रयोग किया, ब्रज भाषा गद्य में भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इस तरह से इन्होंने इस भाषा से एक जो रूप नहीं बन पा रहा था वो इनके निबंधों में बना, क्योंकि निबंध में सबसे अनुकूल भाषा इन्हें खड़ी बोली लगी। जैसे जब उनसे पूछा गया, उनसे पद्य में खड़ी बोली का उपयोग करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा कि खड़ी बोली में पद्य की रचना करने का बहुत प्रयास किया मैंने, लेकिन हमारे चित्तानुसार नहीं बनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, और उन्होंने पद्य उसी में लिखा जिस तरह से पद्य ब्रज भाषा में एक मानक रूप, एक अच्छा रूप उन्होंने प्रयोग किया, उसी तरह से इसके लिए, निबंधों के लिए उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया। उस समय दो साहित्यकार थे, एक तो थे लक्ष्मण प्रसाद और दूसरे थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इन दो साहित्यकारों ने, दोनों की अलग अलग विधाएं थी, हिंदी में दोनों लिखते थे, लेकिन दोनों की शैलियों में बहुत अंतर था। जैसे लक्ष्मण प्रसाद की शैली थी, वो संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करते थे, इसमें पंडिताओपन बहुत था, और दूसरे जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद प्रयोग करते थे, मौलवी शैली की दुरूहता थी, उर्दू अरबी फारसी मिश्रित भाषा का प्रयोग करते थे, तो इसमें मौलवी शैली की दुरूहता थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अरबी फारसी मिश्रित हिंदी भी नहीं अपनाया और ना ही संस्कृत निष्ठ भाषा को अपनाया, इन्होंने इसका मिक्स अपनाया, इन्होंने इसका मिक्स मिश्रित खड़ी बोली को अपनाया, इन दोनों के मध्यम मार्ग चुना, और एक जो भाषा होती थी एक परिमार्जित खड़ी बोली के लिए एक आधुनिक भाषा की तरफ इन्होंने इस मिश्रित खड़ी बोली को धीरे धीरे अग्रसर किया। वो अपने निबंधों में, इनके निबंधों में ये चीज़ दिखाई पड़ती है। इनकी जो शैली थी, इसमें सभी तरह के शब्द पाए जाते हैं। जैसे कुछ जिसमें संस्कृत के बहुत से शब्द हों, ऐसे लेख इनके हैं जिसमें संस्कृत के शब्दों का इनको ज़्यादा प्रयोग किया है। संस्कृत के किसी में कम प्रयोग किया, किसी लेखों में, किसी में तद्भव अधिक हैं और किसी में फारसी शब्द अधिक हैं और किसी में अंग्रेजी अधिक है, अंग्रेजी अधिक है। और कहीं किसी लेखों में लेखक के काशी की पूर्विया बोली है, लेखक ये काशी के रहने वाले थे तो वहाँ की पूर्विया बोली का भी प्राधान्य था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन्होंने लगभग सभी शैलियों का प्रयोग किया और इन सभी शैलियों के समन्वय के द्वारा इन्होंने एक ऐसी भाषा का निर्माण किया जो आज हमारे समक्ष है। और इसको बाद में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जी ने और बाद में छायावादी कवियों ने इसे निरंतर इस रूप में प्रदान किया गया कि आज भी वो उसी रूप में हमारे सामने उपस्थित है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।